हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम वेक्टर स्पेस का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है लीनियर कम्बिनेशन। ये लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है? लेट अगर हमारे पास वेक्टर्स हो, मतलब हम अगर वेक्टर्स ले लें वेक्टर स्पेस में से, वी ऑफ एफ में से हमने क्या ले लिए, एन तक वेक्टर्स ले लिए और अल्फा वन अल्फा टू अप टू सो ऑन अल्फा एन, ये हमने फील्ड में से मेंबर्स ले लिए। ठीक है, वेक्टर्स ले लिए वेक्टर स्पेस में से और फील्ड में से हमने क्या ले लिए, स्केलर ले लिए। अब लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है? लीनियर कम्बिनेशन लीनियर कम्बिनेशन होता है समेशन आई वन टू एन ए आई और अल्फा आई और वी आई, जिसको हम अगर ओपन करके लिखें तो अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस अप टू सो ऑन अल्फा एन वी एन। यानी कि जो लीनियर कम्बिनेशन होता है ना, वो सिर्फ आपके पास इस तरह होता है कि अगर आपने एन वेक्टर्स लिए हैं तो एन ही स्केलर एग्जिस्ट करेंगे और उसमें क्या होगा कि पहला ये स्केलर जो है ये वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस अप टू सोन एन किस में मल्टीप्लाई होगा, एन के साथ। तो ये उन्होंने यही बनाया हुआ है कि हम अगर सारे ये समेशन ले लें अल्फा ई वी आई का, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, लीनियर कम्बिनेशन। अच्छा, अब ना ये जो लीनियर कम्बिनेशन है ना, इसका ना जो आंसर आएगा ना वो भी कोई वेक्टर ही होगा। इसका आंसर हम लेट कर लेते हैं कि कोई v आएगा, तो ये जो v है ना ये भी आपके पास क्या होगा, एक वेक्टर ही आएगा। अगर तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ना हो तो ये आपके पास इसका जो लीनियर कम्बिनेशन है इसका आंसर v आता है, और v मैंने आपको बताया है कि ये आपके पास क्या है, एक वेक्टर है। ये हमें जो मैंने आपको पॉइंट बताया ये हमें एक आगे जो डेफिनेशन है उसमें हमारी ये हेल्प करेगा। अच्छा, दो टर्म्स और है हमारे पास, जिसमें से पहली हमारे पास आ जाती है लीनियरली इंडिपेंडेंट और एक हमारे पास आ जाती है लीनियरली डिपेंडेंट। ये दोनों भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है? अ सबसेट v1 v2 up to so on vn of vector space vf is called linearly independent if there exist scalars alpha 1 alpha 2 up to so on alpha n such that alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus up to so on alpha n vn is equal to 0. This implies that alpha I is equal to 0. ये लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है? हमने ना यही पहले जैसे ऊपर बात की है ना कि हमने वेक्टर्स का एक सेट ले लिया और एक स्केलर का ले लिया। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा? जब आपने ना लीनियर कम्बिनेशन बनाया। लीनियर कम्बिनेशन वही जैसे अब आपको ऊपर डिफाइन करके आए ना, ये देखिए ये लीनियर कम्बिनेशन ही बना हुआ है ना कि वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया प्लस वेक्टर को स्केलर से प्लस अप टू सो। ये लीनियर कम्बिनेशन को आपने बना के उसको जीरो के बराबर रख देना। जीरो के बराबर रख के ये जो स्केलर्स है ना, अगर तो ये सारे के सारे जीरो के बराबर आ रहे, ठीक है, यहाँ जो आपके पास आई है ना वो वन से लेके कहाँ तक है, एन तक। यहाँ आई वेरी कर रहा है वन टू एन, तो जितने भी आई है ना वन से लेके एन तक, अगर तो सारे के सारे जीरो हो गए तो जो हमारे पास ये वेक्टर स्पेस है ये हम क्या कहलाएंगे कि ये लीनियरली, ये जो सबसेट है ना ये वाला, ये क्या कहलाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, और अगर इनमें से कोई एक भी स्केलर नॉन जीरो आ जाए, यानी जीरो के बराबर ना आए, कोई जीरो के अलावा वैल्यू दे दे, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो सबसेट है ना ये लीनियरली डिपेंडेंट। कोई एक भी अगर मिल जाए, ये नहीं कि एक हमें मतलब ज़्यादा किसी तादाद में चाहिए, कोई एक भी अगर हमें ऐसा मिल जाए जो कि जीरो के बराबर ना हो, जीरो के अलावा कोई वैल्यू दे, तो लीनियरली डिपेंडेंट
और अगर सारे के सारे स्केलर आंसर 0 दें तो इसका मतलब है लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आप लीनियरली डिपेंडेंट के लिए भी यही सारी डेफिनेशन लिख के उसके पास आपने बस इतनी बात करनी है कि लीनियर कम्बिनेशन के 0 के बराबर रख के अगर हमें एटलीस्ट, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए बात है कि एटलीस्ट हमें एक अल्फा आई ऐसा मिल जाए जो कि 0 ना हो, ठीक है, एटलीस्ट एक अल्फा आई हमें ऐसा मिल जाए जो कि 0 ना हो, तो फिर जो वो सबसेट है वो हमारे पास क्या कहलाता है, लीनियरली डिपेंडेंट। फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। हमने 3 डेफिनेशन अभी पढ़ी है कि लीनियर कम्बिनेशन वो आपके पास क्या होता है, लीनियर कम्बिनेशन आपने जस्ट यही जो आपको बताई। लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है कि लीनियर कम्बिनेशन को बना के उसको 0 के बराबर रख के अगर सारे स्केलर 0 आ जाए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, कोई एक भी नॉन 0 मिल जाए तो लीनियरली डिपेंडेंट। अब हम चलते हैं लीनियर स्पैन की तरफ। लीनियर स्पैन ऑफ एस, ठीक है, ऑफ एस या ऑफ अ सेट, किसी भी सेट का अगर हमने लीनियर स्पैन लेना है, ये सेट में लिख देती हूँ ऑफ अ सेट, ठीक है। हम इस तरह करते हैं, एक जो सेट है ना वो एस कंसीडर कर लेते हैं, V1 V2 अप टू सो ऑन Vn। ये मैंने एक एस जो है ये एक सेट बना लिया सारे वेक्टर्स का 1 से n तक, और ये क्योंकि वेक्टर्स हैं तो ये V ऑफ f का मेंबर तो होगा, ठीक है। अच्छा, लीनियर स्पैन क्या होगा, लीनियर स्पैन ऑफ एस, जिसको हम L ऑफ एस से भी डिनोट करते हैं, समेशन I 1 to n अल्फा I Vi, अल्फा I बिलोंग्स टू f, Vi बिलोंग्स टू s। अच्छा, अब ये देखें, आप लोग कहेंगे यहाँ भी लीनियर कम्बिनेशन ही है, जरा गौर करें, यहाँ है लीनियर कम्बिनेशन। उन्होंने कहा है कि S आपके पास ना एक वेक्टर्स का सेट है जो कि वेक्टर स्पेस में से लिया गया। अभी आपको मैंने जब ये ऊपर लीनियर कम्बिनेशन की डेफिनेशन ये पढ़ाई थी ना, तो मैंने आपको ये कहा था कि इसका आंसर भी एक वेक्टर आता है, ठीक है, इसका आंसर भी क्या आता है, वेक्टर आता है। अब हम इस तरह करेंगे कि ये जो हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स है ना, हम इसे एक लीनियर कम्बिनेशन बनाएंगे, उसका एक आंसर आएगा, फिर एक और लीनियर कम्बिनेशन बनाएंगे, उसका भी आंसर आएगा। इस तरह हम लीनियर कम्बिनेशन बनाते रहेंगे, जितने पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन बनेंगे उसको एक सेट में डालेंगे और वो सेट उस एस का क्या कहलाएगा, लीनियर स्पैन कहलाएगा, ठीक है। यानी अगर आप किसी सेट के वेक्टर से जो लीनियर कम्बिनेशन बना रहे होते हैं, यानी सेट ऑफ लीनियर कम्बिनेशन बना रहे होते हैं, तो उसका वो उस सेट का क्या कहलाता है, लीनियर स्पैन कहलाता है, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ कि आपने इन वेक्टर से लेके आपने लीनियर कम्बिनेशन बनाना है, तो लीनियर कम्बिनेशन पे एक वेक्टर आएगा, फिर आपने एक और लीनियर कम्बिनेशन बनाया, उसके आंसर में एक और वेक्टर आएगा। इस तरह सारे आपने लीनियर कम्बिनेशन के सेट को एक नाम दे देना है, जो जो आपके पास आंसर आता है वो क्या आता है, लीनियर स्पैन ऑफ एस, ये आपके पास आता है लीनियर स्पैन। एक और बात, क्योंकि ये जो एस है ये वेक्टर स्पेस में से लिया जाता है, तो जो लीनियर स्पैन का सेट है ना वो भी किस में कंटेन करता है, वी ऑफ एफ में। वो भी इसलिए करता है क्योंकि जब ये सेट वेक्टर स्पेस में से लिया जा रहा है तो इन्हीं सेट का लीनियर कम्बिनेशन बन रहा है, किसी और का तो नहीं बन रहा, इसी का ही बन रहा है ना। तो ये सेट भी, और लीनियर कम्बिनेशन के सेट को हम लीनियर स्पैन कहते हैं। तो लीनियर स्पैन भी किस में कंटेन करता है, वेक्टर स्पेस के अंदर ही कंटेन करता है। अच्छा, अब एक और हमारे पास टर्म है लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस, के लीनियर सम दो सबस्पेसेस का क्या होता है, लेट W1 एंड W2 be two W1 W2 be two vector subspaces of V of F, the linear sum of W1 and W2 is
denoted by W1 plus W2 and define as W1 plus W2 is equal to alpha plus beta, where alpha belongs to W1 and beta belongs to W2। ये लीनियर सम दो सब स्पेसिस का क्या होता है हमारे पास, हमने इस तरह करना है कि दो, एक W1 एक W2, ये हमने कोई भी वेक्टर सब स्पेसिस ले लिए, ठीक है, वेक्टर के अंदर से उसके दो वेक्टर सब स्पेसिस ले लिए। द लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2, अब इन दोनों का जो लीनियर सम है ना उसको हम डिनोट करते हैं इस तरह कि हम जस्ट इनको प्लस करें एंड डिफाइन एज, और ये डिफाइन कैसे होगा कि आपने अगर W1 प्लस W2 कर रहे हैं ना तो एक मेंबर इसका लेना है, दूसरा इसका आपस में ऐड कर देना। इस तरह वन बाय वन सारे इसके पहले के साथ ऐड होगा, इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ ऐड होगा, इसका तीसरा, यानी सारे एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस। बस में ये है कि ये जो अल्फा है ये देखें W1 से बिलोंग करते हैं, जो बीटा है वो W2 से ही, हमने वैसे आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लिए, यहाँ कोई भी हो सकते हैं। बस ज़रूरी ये है कि ये पहला एलिमेंट W1 का है, दूसरा एलिमेंट किसका है, W2 का है। अच्छा, अब एक थ्योरम है हमारे पास कि W1 प्लस W2 इज अ वेक्टर सबस्पेस ऑफ V ऑफ F। हमने ये प्रूफ करना है कि हमारे पास जो W1 प्लस W2 है ना ये एक वेक्टर सबस्पेस है। अच्छा, आप लोगों ने ये हमने थ्योरम पहले भी किया हुआ वेक्टर सबस्पेस का, जब हमने वेक्टर सबस्पेस स्टार्ट किया तो उसमें एक आपके पास एक थ्योरम है कि हमने किसी भी वेक्टर स्पेस को सबस्पेस का प्रूफ करना है, उसका हमने क्राइटेरिया पढ़ा था। जिनको नहीं है वो पिछले लेक्चर ले लें, उसमें वो पूरा डिटेल से बताया गया। किसी भी वेक्टर को वेक्टर सबस्पेस प्रूफ करने का एक बड़ा आसान सा क्राइटेरिया है, तो हम उसी को फॉलो करेंगे कि अगर आपने इसको वेक्टर सबस्पेस प्रूफ करना है तो आपने ऐसा करना है, इसमें से दो एलिमेंट लेने हैं, यानी इस सेट के अंदर से आपने दो एलिमेंट लेने हैं। हम इस तरह करते हैं, लेट कर लेते हैं कि एक हम अल्फा ले लेते हैं और एक हम बीटा ले लेते हैं। W1 प्लस W2 में से कोई भी ले सकते हैं, यहाँ मैंने अल्फा बीटा ले लिया, एक अल्फा ले लिया एक बीटा ले लिया इस सेट के अंदर से। अब अगर तो ये मैंने इस सेट के लिए तो ये इस सेट की शक्ल के जैसे ही होंगे ना, और इस सेट को मैं भी ऊपर डिफाइन करके आई हूँ कि इस सेट में किस तरह के एलिमेंट पड़े हैं कि इसका पहला इसके पहले के साथ ऐड होता है, इसका दूसरा, यानी इन दोनों के एलिमेंट आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो अगर मैंने अल्फा इसमें से लिया और बीटा इसमें से लिया तो अल्फा भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और बीटा भी सेट की कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो हम वो लिख लेते हैं कि फिर हमारे पास जो अल्फा, आपने क्योंकि ये जो अल्फा बीटा है वो इस सेट से लिए हैं तो वो इस सेट की शक्ल जैसे होंगे। और ये आपको मैंने बताया है कि यहाँ किस तरह के एलिमेंट पड़े हैं कि W1 प्लस W2 में उस तरह के एलिमेंट पड़े हैं कि अल्फा प्लस बीटा, यानी ये अल्फा W1 का मेंबर है प्लस और जो बीटा है वो W2 का मेंबर है। तो अगर आपने ये अल्फा बीटा W1 प्लस W2 से लिए तो वो इसी किस्म के होंगे। तो हम इस तरह का लेट कर लेते हैं कि अल्फा जो है वो फिर अल्फा 1 प्लस बीटा 1 है, लेकिन यहाँ जो पहला एलिमेंट है वो W1 का है देखें, और दूसरा एलिमेंट W2 का है, तो वो इसी बिल्कुल सेम नहीं है। इसी तरह अगर बीटा भी क्योंकि इसी सेट का मेंबर है तो बीटा की शक्ल भी इसी सेट जैसी होनी चाहिए। वो हम सपोज कर लेते हैं अल्फा 2 प्लस बीटा 2। यहाँ अल्फा 2 W का मेंबर है और बीटा 2 किसका मेंबर है, W2 का मेंबर है। ये आपको समझ आ गई होगी कि हमने ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये इस सेट के लिए तो वो इसी सेट की शक्ल जैसे होंगे, तो तभी हमने ये लेट कर लिया। अब अगर आपने इसको सबस्पेस प्रूफ करना है तो अगर दो वेक्टर लिए तो हमें दो स्केलर चाहिए, तो हम ले लेते हैं फॉर एनी, हम लेते हैं A, B, बिलोंग करता है ये किससे, फील्ड में से। तो इसका हम अगर जो सबस्पेस प्रूफ करने का जो क्राइटेरिया वो ये है कि आपने स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाया, दरमियान में प्लस, फिर दूसरे स्केलर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कराया। अगर तो आंसर दोबारा से इसी सेट में चला गया तो प्रूफ हो जाएगा कि ये वाला जो सेट है ये वेक्टर सबस्पेस है। बस इतना सा काम है कि अब ये जो हमने बनाया ना लीनियर कॉम्बिनेशन, इसको दोबारा से हमने इस सेट के अंदर भेजना तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि जो सेट है ये क्या बन गया, वेक्टर सबस्पेस। हम ऐसा करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा किसके बराबर है, अल्फा 1 प्लस बीटा 1,
बीटा किसके बराबर है, अल्फा 2 प्लस बीटा 2, ए अल्फा 1 ए बीटा 1, बी अल्फा 2 बी बीटा 2। अच्छा मेरी ना ये कोशिश है कि मैं इसको किसी तरीके से W1 प्लस W2 में भेजूँ। इसका मतलब है W1 प्लस W2 में किस तरह के एलिमेंट है कि पहला जो भी एलिमेंट है वो W1 का होना चाहिए दरमियान में, प्लस फिर दूसरा एलिमेंट W2 का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी इस तरह मैं करती हूँ कि W1 वालों को इकट्ठा कर लेती हूँ, W2 वालों को क्या कर लेती हूँ, इकट्ठा कर लेती हूँ, ताकि वो फिर शक्ल बन जाए। तो W1 के कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक तो अल्फा 1 है, एक अल्फा 2 है। तो यहाँ भी जो अल्फा 1 और अल्फा 2 वाले मैं उनको ना एक तरह करके लिख देती हूँ, ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2। फिर जो बाकी ये बीटा 1 और बीटा 2 W2 के हैं तो इनको एक तरफ ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2। अब अगर आप गौर करें ना तो हमारा काम हो गया कैसे, देखें W1 और W2 हमने कहा था कि तो ये पहले ही वेक्टर सबस्पेसेस हैं। जो W1 और W2 अलग अलग है ना, ये तो दोनों पहले ही वेक्टर सबस्पेस हैं। हम तो ये प्रूव कर रहे हैं ना कि उनका सम भी वेक्टर सबस्पेस होना चाहिए, लेकिन वो खुद तो वेक्टर सबस्पेस पहले से ही हैं। अब अगर वेक्टर सबस्पेस हैं तो वो तो वेक्टर सबस्पेस के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती होंगी, और वो यही तो क्राइटेरिया है कि स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कराया जाए, जिस सेट को प्रूव करें उसके वेक्टर से मल्टीप्लाई कराया जाए, और आंसर अगर दोबारा से उसी सेट में जा रहा है तो वो वेक्टर सबस्पेस होता है। अब क्योंकि W1 और W2 तो पहले ही वेक्टर सबस्पेस है, आपने उनको प्रूफ नहीं करना, लेकिन वो उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर तो वो वेक्टर सबस्पेस हैं तो हमने क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 जो है वो W1 में से लिए थे, तो अगर उनको स्केलर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो ये जो सारा सेट है यानी जो लीनियर कॉम्बिनेशन वाला है जो कि सबस्पेस का क्राइटेरिया है, ये तो दोबारा से किस में जाएगा, W1 में जाएगा। और यही सेम बात W2 के लिए भी है, क्योंकि W2 भी तो सबस्पेस है। अगर W2 सबस्पेस है तो वो भी सबस्पेस के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगी, और वो यही है कि सबस्पेस हम यानी दो वेक्टर्स लें उस सेट के, फिर उनको लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं और वो दोबारा से उसी सेट में जाता है। क्योंकि बीटा 1 बीटा 2 W2 के मेंबर्स हैं, तो ये सारा जो हमारे पास है ये किस में चला जाएगा, W2 में चला जाएगा। तो अगर आप यहाँ से देखें तो ए अल्फा ये इम्प्लाई करता है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा ये तो किससे बिलोंग कर गया, W1 दरमियान में प्लस W2 से, और हम यही तो चाह रहे थे कि ये दोबारा से ये जो कम्बिनेशन है ये दोबारा से W1 प्लस W2 में चला जाए। तो हमारा जो W1 प्लस W2 है ये प्रूफ हो जाएगा इज अ सब स्पेस ऑफ V ऑफ F, ठीक है, ये प्रूफ। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेसेस। डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेसेस। तो डायरेक्ट सम है और लीनियर सम है ना, ये तकरीबन एक जैसे ही हैं, लेकिन सिर्फ इसमें एक पॉइंट का डिफरेंस है, तो वो मैं आपको डेफिनेशन जब बताती हूँ तो फिर मैं साथ ही बता दूंगी कि डिफरेंस क्या है। लेट W1 एंड W2 आर टू subspaces of V of F, then direct sum of V of F, then direct sum of V W1 and W2 are denoted by W1 ऐसे प्लस और ऐसे करके लिखा जाता है W2 एंड एवरी एलिमेंट ऑफ W1 प्लस W2 is uniquely represented as a linear sum of vectors of W1 and W2। तो W1 और W2 V1 plus W1 where V1 belongs to where V1 belongs to W1 and small w1 belongs to W2।
ये आप जस्ट नेम होते हैं, ये आप कुछ भी ले सकते हैं, यानी ये वेक्टर्स होते हैं, आप इनकी जगह कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, अब इसमें है क्या, W1 W2 हमने कोई दो सब स्पेसिस ली हैं, इनका जो डायरेक्ट सम होता है ना W1, उसको इस तरह डिनोट करते हैं। अब ये होता क्या, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ, यानी अगर हम इनके कोई भी एलिमेंट लें तो वो यूनिकली रिप्रेजेंटेड होते हैं एज लीनियर सम। जरा वो बात को गौर करें, देखिए लीनियर सम, यानी कि वो वही बात कर रहे हैं कि आप इनके दो वेक्टर्स को लीनियर सम की शक्ल में लिख सकें। तो लीनियर सम तो आप पीछे पढ़ के हैं, वो यही नहीं था कि अगर दो वेक्टर्स हैं तो उनका लीनियर सम क्या होता है कि उन दोनों वेक्टर्स के आप एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर दें तो वो लीनियर सम हो जाता है। तो यहाँ भी तो यही काम हो रहा है, फिर इसमें ये क्या चेंज किया, वो चेंज है यूनिकली। उसमें यूनिकली का कहीं जिक्र नहीं था, उसमें ये था कि बस आप इनके एलिमेंट्स को आपस में ना ऐड कर लें, कोई इसमें पाबंदी नहीं थी कि किस तरह करके ऐड करना, आंसर क्या आएगा, कोई मसला नहीं था। लेकिन इसमें यूनिकली का ये मतलब है कि अगर तो इन दोनों वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो आखिर कोई ना कोई आंसर तो आएगा ना। तो जो आंसर आना है ना, वो सिर्फ इन्हीं दो वेक्टर से आ सकता है, ये नहीं कि किसी और से भी आ जाए। यानी कि लेट्स सपोज अगर इसका आंसर ना ए आ जाता है, इसको ऐड करके आंसर ए आ जाता है, तो वो जो ए है ना, वो सिर्फ इन्हीं दो को ऐड करने से आया होगा, और ये नहीं है कि W2 या W3 को ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है, या V2 और W2 को ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है। तो ये सिर्फ इसमें और उसमें उतना फ़र्क है कि उसमें हमें कोई नहीं है कि यूनिक हो, जो मर्जी हो, बस हमने ऐड करना है, हमारा मकसद है। लेकिन जो डायरेक्ट सम है ना, उसमें करना ऐड ही है, लेकिन वो यूनिकली, यानी यूनिकली रिप्रेजेंटेड होते हैं लीनियर सम के तौर पे, कि आपका जो आंसर दो वेक्टर को ऐड करने से आ रहा है वो सिर्फ उन्हीं दो वेक्टर को ऐड करने से आता होगा, और किसी वेक्टर को ऐड करने से वो आंसर नहीं आता। मतलब कि मुख्तलिफ कोई आएगा लेकिन वो नहीं आएगा। तो इन दोनों में यही फ़र्क है कि इसमें यूनिक होता है और उसमें यूनिक नहीं होता, उसमें जस्ट आपने लीनियर सम लेना होता है। ठीक है, अब हम इसका भी एक थ्योरम कर लेते हैं। V जो है ना, वो डायरेक्ट सम है W1 और W2 का, इफ एंड ओनली इफ V अगर W1 प्लस W2 की शक्ल में लिखा जाए एंड W1 इंटरसेक्शन W2 0 के बराबर है। ये एक थ्योरम है कि अगर हमारे पास जो V है ना, वो W1 और W2 के डायरेक्ट सम में लिखा जाएगा, कब, इफ एंड ओनली इफ के साथ, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि V जो है वो W1 प्लस W2 के बराबर हो और W1 इंटरसेक्शन W2 किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। ये इफ एंड ओनली इफ के साथ है, हम एक पार्ट लेके चलेंगे, दूसरा प्रूफ करेंगे, और दूसरा लेके चलेंगे तो पहला प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो V है ना, वो W1 प्लस W2 की शक्ल में लिखा जा सकता है। अब हमने ना ये दोनों बातें प्रूफ करनी। इसकी जो पहली कंडीशन है ना, वो तो बाय डेफिनेशन ही प्रूफ हो जाती है, क्योंकि जो डायरेक्ट सम की डेफिनेशन है उसमें भी कंडीशन है ना कि डायरेक्ट सम को आप लीनियर सम के तौर पे लिख सकते हैं, यूनिकली रिप्रेजेंटेड इज लीनियर सम। और लीनियर सम में भी यही होता है कि इनका पहला एलिमेंट इसके पहले, यानी इनके आपस में एलिमेंट आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो ये चीज़ देन बाय डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सम की डेफिनेशन के मुताबिक ही हम V को लिख सकते हैं W1 प्लस W2 की शक्ल में, क्योंकि इसका पहला, इसके यानी देखो W1 हमने कैपिटल W1 में से लिया, W2 आपस में ऐड कर दिया, और ये हम वाकई लिख सकते हैं। तो इस वजह से पहली कंडीशन तो बाय डेफिनेशन ही सेटिस्फाई हो जाती है कि हम डायरेक्ट सम की कंडीशन है कि उसको लीनियर सम के तौर पे हम लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी कि W1 इंटरसेक्शन W2 हमारे पास क्या है, 0 के बराबर है। लेकिन हम लेट कर लेते हैं कि W1 इंटरसेक्शन W2 0 के बराबर नहीं है। तो फिर क्या होगा, अगर 0 के बराबर नहीं है तो इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होगा W1 इंटरसेक्शन W2 में। ठीक है, क्योंकि 0 के बराबर नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई अल्फा हम ले लेते हैं जो कि दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर मौजूद होगा। तो फिर अल्फा जब इनके इंटरसेक्शन में है तो अल्फा की शक्ल किस तरह की होगी, हम अल्फा को इस तरह लिख सकते हैं, अल्फा प्लस 0, कोई मसला नहीं, लिख तो सकते हैं ना, क्योंकि 0 का तो कोई नहीं है, तो अल्फा फिर अल्फा के बराबर, ये कोई गलत बात तो हमने नहीं लिखी है। और यहाँ अगर मैं ये कह दूं कि ये जो ये वाला अल्फा है ना, ये W1 से बिलोंग कर रहा है,
और जो ज़ीरो वाला है वो W2 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसी तरह फिर हम अल्फ़ा को तो इस तरह भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0 प्लस अल्फ़ा। इसमें भी वही बात है कि ज़ीरो कोई नहीं तो अल्फ़ा अल्फ़ा के बराबर है। तो यहाँ भी ये मैं कह दूँ कि ज़ीरो जो है वो W1 से बिलोंग करता है, यानी पहला एलिमेंट W1 का और दूसरा किसका है, W2 का। इसने तो कंट्राडिक्शन दे दी है। इसने कंट्राडिक्शन कैसे दी है, क्योंकि हमने ये कहा था कि अगर आपके पास डायरेक्ट सम होता है तो वो लीनियर सम में लिखा जाता है, लेकिन यूनिकली, ठीक है, यूनिकली। ये मैंने तभी कहा था, ये इंपॉर्टेंट इसमें फ़र्क है कि यूनिकली लिखा जाता है, कि ये नहीं है कि आप एक जो चीज़ है उसके दो दो तरीक़ों से आंसर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ तो यही काम नहीं हो रहा कि अल्फ़ा जो है वो इसकी मदद से भी आ रहा है, अल्फ़ा जो है वो इस लीनियर कम्बिनेशन की मदद से भी आ रहा है, यानी इन दोनों से ही आपका आंसर अल्फ़ा आ रहा है। और ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सम की डेफिनेशन को ये कंट्राडिक्ट करता है। तो इसका मतलब है कि हमने एक बात गलत सपोज की थी, तभी आंसर एक गलत आया। वो हमने क्या कहा था कि W1 इंटरसेक्शन W2 0 के बराबर नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि W1 और W2 वाकई ही किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। सो W1 प्लस W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू 0। तो एक पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया। अब हम चलते हैं इसके कन्वर्सली ये एक दफ़ा दोबारा बेशक समझ लें, गौर से देख लें कि ये हमने डायरेक्ट सम लेके चले थे, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करानी थी। पहली कंडीशन बाय डेफिनेशन ही सेटिस्फाई हो जाती है, क्योंकि हम लीनियर सम की मदद में इसको लीनियर सम की शक्ल में हम लिख सकते हैं। दूसरी हम लेके चले थे, कंट्रोडिक्शन लेके चले थे कि 0 के बराबर नहीं है, प्रूव करना था 0 के बराबर। अगर 0 के बराबर नहीं है तो उसमें से एक हमने एलिमेंट ले लिया अल्फ़ा, तो अल्फ़ा को फिर हम इस तरह भी करके लिख सकते हैं और इस तरह भी करके लिख सकते हैं, दोनों शक्ल में लिख सकते हैं। तो ये कंट्राडिक्ट करता है डायरेक्ट सम की डेफिनेशन को, कि जो डायरेक्ट सम में लीनियर सम होता है वो यूनिक होता है, यानी अगर अल्फ़ा है तो वो फिर अगर इससे आ रहा है, इस कम्बिनेशन से आ रहा है, तो किसी दूसरे कम्बिनेशन से नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ दो कम्बिनेशन से आंसर अल्फ़ा ही आ रहा है, तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब है W1 इंटरसेक्शन W2 वाकई किसके बराबर है, 0 के। अब कन्वर्सली कर लेते हैं कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, यानी V जो है वो W1 प्लस W2 के बराबर है और W1 इंटरसेक्शन W2 किसके बराबर है, 0 के। हमने शो करना है, टू शो कि जो V है वो W1 और W2 के डायरेक्ट सम में लिखा जा सकता है। तो जो पहली कंडीशन है वो फिर वही बात है कि अगर हम पहली कंडीशन को लेके चल रहे हैं, और यहाँ जो पहली कंडीशन है ना डायरेक्ट सम की भी, क्योंकि दो कंडीशन होती हैं, मतलब एक ये कि भाई आपके पास एक तो वो लीनियर सम में लिखा जाए और वो यूनिक लीनियर सम में लिखा जाए। तो पहली कंडीशन के वो लीनियर सम में लिखा जा रहा है, वो तो वैसे ही इसकी फर्स्ट कंडीशन को लेके चल रहे हैं, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है कि लीनियर सम में तो लिखा जा रहा है। बस अब हमने इस लीनियर सम को ना यूनिक साबित करवाना था कि ये जो लीनियर सम है वो हमारे पास क्या है, यूनिक है। लेकिन हम ना लेके चलते हैं कि यूनिक नहीं है, ठीक है। दूसरी कंडीशन के लिए हम लेके चलते हैं कि लेट पॉसिबल, ये जो हमारे पास अल्फ़ा ले लेते हैं वेक्टर में से, कि ये हमारे पास यूनिक नहीं है, इसकी दो हैं पॉसिबिलिटीज़, ये उल्ट लेके चल रहे हैं। एक हम लेते हैं कि अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 है, और एक इसको दूसरे कम्बिनेशन में लिख सकते हैं अल्फ़ा 2 बीटा 2। यहाँ आपके पास जो अल्फ़ा 1 है वो W1 से बिलोंग करता है, बीटा 1 जो है वो W2 से बिलोंग करता है, और यहाँ भी अल्फ़ा 2 W1 से बिलोंग करता है और बीटा 2 W2 से बिलोंग करता है। अब अगर इनकी लेफ्ट बराबर तो राइट भी बराबर होंगी। अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2। अब अल्फ़ा को इधर लें, अल्फ़ा को एक साइड पे कर लें और बीटा को एक साइड पे, तो बीटा 2 माइनस बीटा 1। अब ये देखें, ये W1 के मेंबर हैं और ये किसके हैं, W2 के हैं। अब ये वेक्टर आपस में बराबर हैं, ठीक है। ये बस अब छोटी सी बात रह गई है कि ये दोनों वेक्टर्स तो आपस में बराबर हैं, यानी ये और ये आपस में क्या आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। तो ये आप समझे दो नहीं है, ये एक ही है, ये आप एक ही चीज़ कंसीडर करें। और ये W1 का मेंबर है, ये W2 का है। जब ये आपस में सेम आ गए तो W1 और W2 वाला एलिमेंट सेम आ गया, और जो सेम एलिमेंट होता है वो किसके अंदर होता है, वो इंटरसेक्शन के अंदर होता है। इसका मतलब है कि ये वाली जो चीज़ है ये तो किस में चली गई है, इंटरसेक्शन में, ठीक है ना। क्योंकि दो जो चीज़ें अगर सेम हो या कॉमन हो दोनों सेट के अंदर, तो वो इंटरसेक्शन के अंदर होती हैं। तो यहाँ भी तो यही हुआ है कि दोनों आपस में बराबर आ गई हैं। तो ये अगर सेम है तो समझो एक ही चीज़ है, और जो कॉमन चीज़ है वो किस में चली गई, इंटरसेक्शन में चली गई है।
और हम लेके चले थे कि इंटरसेक्शन तो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये फिर हम इसे ये कह सकते हैं कि भाई ये चीज़ भी अलग 0 के बराबर है। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा माइनस अल्फा 2 इज इक्वल टू 0 और बीटा 2 माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फा 1 किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा 2 के, और बीटा 1 किसके बराबर आ जाएगा, बीटा 2 के। तो हम देखें जो लेके चले थे ना कि इसकी दो आपके पास रिप्रेजेंटेशन है, यानी दो आप इसको यूनिकली नहीं आप लिख सकते, लेकिन एट द एंड वो आपस में दोबारा बराबर आ गई। इसका मतलब है वो यूनिक ही थी, यानी हम लेके दो चले थे लेकिन वो दो नहीं, एट द एंड वो बराबर ही आए हैं कि अल्फा 1 को अल्फा 2, बीटा 1 को बीटा 2, कि आप अल्फा को यूनिक ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी उस वेक्टर को यूनिकली रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों कंडीशन होगी कि लीनियर सम में तो हम लिख सकते हैं, और लेकिन लीनियर सम को यूनिकली भी लिख सकते हैं, यानी यूनिकली लिख सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन डायरेक्ट सम की सेटिस्फाई हो गई है। तो इसका ये मतलब है कि आपके पास जो v है वो W1 डायरेक्ट सम W2 की शक्ल में लिखा जा सकता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।